बीए पार्ट 1 की आज की क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने बात करी थी अपवर्तन चक्र की जो संकल्पना है उसके बारे में, उसके प्रतिपादन जो है वो किसने किया है इसके बारे में बात करी थी। आज हम बच्चों डेविस के अपवर्तन चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। डेविस का अपवर्तन चक्र जो है वो डेविस का अपवर्तन चक्र या भौगोलिक चक्र जो है, डेविस ने कहा था कि समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत कोई एक उत्थित भूखंड अपवर्तन के प्रक्रम द्वारा एक आकृतिविहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। और बच्चों डेविस ने बताया कि जो भू आकृतियाँ हैं उनके विकास में 3 जो कारक हैं वो महत्वपूर्ण हैं। स्थलाकृति जो है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम है। और लैंडस्केप इज़ अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। ये बात बच्चों हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अब हम डेविस के अपवर्तन चक्र का जो कंसेप्ट है उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। बच्चों जो भौगोलिक चक्र है वो डेविस के अनुसार जो 4 उन्होंने मान्यताएं मानी उनके ऊपर निर्भर करता है। डेविस के अनुसार जो मान्यताएं हैं उसमें सबसे पहला है उनका जो मान्यता वो ये है कि स्थलखंड जो है उसके उत्थान की दर और अवधि जो है उससे संबंधित ये पहली मान्यता है, जिसमें उन्होंने माना कि उत्थान जो है अल्पकाल में लेकिन रैपिड एक्शन से होता है, अर्थात तीव्र गति से होता है। यद्यपि अल्पकाल में ही होता है लेकिन तीव्र गति से होता है, और उत्थान के पश्चात दीर्घकाल तक जो है वो स्थलखंड स्थिर रहता है। डेविस की ये सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है बच्चों, जो उन्होंने ये माना कि जो स्थलखंड है उसमें जो उत्थान होता है, यानी कि जिसके ऊपर उनका भौगोलिक चक्र निर्भर करता है जिस स्थलाकृति पर, वो स्थलाकृति जो है उस पर जो उत्थान हो रहा है वो बहुत ही त्वरित गति से होता है और अल्पकाल में होता है। और जब तक उत्थान पूर्ण नहीं होता तब तक उस पर अपवर्तन शुरू नहीं होता। ये पहली बहुत इंपॉर्टेंट मान्यता उन्होंने मानी। दूसरी मान्यता उन्होंने मानी कि बच्चों की स्थल रूपों का जो विकास है वो अंतर्जात और बहिर्जात जो बल हैं उनकी पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल है। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेज हैं जो हमारी पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के अंदर कार्य करते हैं उनका ही परिणाम है। तीसरा उन्होंने माना बच्चों कि स्थल रूपों का जो क्रमिक विकास होता है उसके अंतर्गत पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुकूल धरातलीय स्वरूपों में व्यवस्थित क्रम जो है वो भी उत्पन्न होता है। और चौथा जो उन्होंने माना वो ये माना कि सरिताओं में निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन तब तक चलता रहता है जब तक कि वो प्रवणित या क्रमबद्ध दशा को प्राप्त नहीं हो जाती। बच्चों निम्नीकरण से तात्पर्य ये है कि नदियाँ जो हैं वो डाउन कटिंग अर्थात लंबवत जो कटिंग करती है, लंबवत जो अपवर्तन करती है उसको उन्होंने निम्नीकरण कहा। और प्रवणित नदी से तात्पर्य ये है कि नदी का जो लंबवत अपवर्तन की जो है वो अंतिम सीमा जो है उसको हम कहते हैं नदी प्रवणित हो चुकी है या क्रमबद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। ऐसी नदी को हम डिग्रेडेड रिवर भी कहते हैं। तो बच्चों जो अपवर्तन चक्र जो है इस चित्र में आप देख सकते हैं डेविस का अपवर्तन चक्र जो है वो इसका ग्राफी है जो प्रदर्शन वो दिखाया गया है, जिसमें OX और OY 2 अक्ष हैं। OX अक्ष जो है वो समय को प्रदर्शित करता है और OY जो है वो स्थलाकृतियों की ऊंचाई को प्रदर्शित कर रही है। बच्चों इसमें 3 अवस्थाएं दिखाई गई है। पहले 3 फेजेज जो हैं, 3 जिसको हम कहते हैं वो फेजेज हैं। और पहला फेज जो है फर्स्ट, सेकंड फेज, सेकंड और थर्ड के रोमन अक्षरों के दिखाया गया है। और इसी को उन्होंने 3 अवस्थाओं युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था से भी उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। बच्चों इसमें जो ग्राफिकल है इसमें 2 वक्र हैं, ऊपरी वक्र और निम्न वक्र। ऊपरी वक्र जो है वो बच्चों ऊंचाइयों को प्रदर्शित करता है और निचला वक्र जो है वो नदी की घाटी यानी नदी के डाउन कटिंग यानी कि निम्न नदी की जो लंबवत अपवर्तन है उसकी गहराई को शो करता है। बच्चों ये जो अपवर्तन चक्र है इसमें उन्होंने 3 जो है स्थल रूपों का जो क्रमबद्ध विकास है वो 3 अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में बताया है, संपादित होना बताया है। बच्चों जो प्रथम अवस्था है वो जो है युवावस्था है। और इस प्रथम अवस्था में स्थलखंड जो है या लैंड रूप्स है या टोपोग्राफी है उसका उत्थान प्रारंभ होता है। और ये उत्थान जो है ओ स्थान, लेफ्ट हैंड पे कॉर्नर में जो ओ स्थान है वहाँ से प्रारंभ होता है, जिसे उन्होंने OC और OB 2 रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है। इस समय बच्चों युवा अवस्था है। इस समय जो है इस पहला जो स्थलाकृतियों का विकास की जो पहली अवस्था है इसमें अपवर्तन जो है उसका अभाव रहता है, सिर्फ और सिर्फ उत्थान होता है। और ऊंचाई जो है अपवर्तन का पूर्णतः अभाव रहता है और ऊंचाई और उच्च आवास दोनों में वृद्धि होती है। बच्चों
इसमें जो BC रेखा है वो प्रारंभिक औसत उच्चावच को प्रदर्शित कर रही है। अब दूसरा जो भाग है बच्चों, इस दूसरे भाग में देखिए आप, दूसरा भाग जो है प्रौढ़ अवस्था जो है उसको शो करता है। इस रेखा चित्र में दूसरे भाग को हम प्रौढ़ अवस्था यानी A और D के द्वारा दिखाना है। नीचे की जो OX अक्ष है उस पर देखिए आप A और D रेखा से हम इसको दिखा रहे हैं। इसमें बच्चों उत्थान जो है अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है और अब अपर्दन का कार्य शुरू हो गया है। अपर्दन ऊपरी वक्र पर नहीं होता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऊपरी जो वक्र है जिसको हम अपर कर्व कहते हैं, जो C और F रेखा है वो उसके द्वारा यह ऊपरी वक्र प्रदर्शित कर रहा है। ऊपरी वक्र जो लगभग स्थिर है इस अवस्था में, अर्थात जो स्थलाकृतियाँ हैं उसका ऊपरी भाग जो है उस पर अपर्दन नहीं होता, बल्कि नदियाँ यहाँ जहाँ पर जो है अपनी गहराई को, घाटी को गहरा करने में लगी हुई है। इसीलिए B और E जो वक्र आप देख रहे हैं वो गहरा हो रहा है प्रौढ़ावस्था में। इसके पश्चात बच्चों ये जो EF रेखा है वो अंतिम अधिकतम उच्चावच, अल्टीमेट मैक्सिमम रिलीफ जो है उसको शो करती है। बच्चों इस चरण की निम्नलिखित विशेषताएं उस पर आप ध्यान दीजिए। पहली विशेषता, निरपेक्ष ऊंचाई जो है वो स्थिर रहती है। दूसरी बात जो है वो स्थलखंड का शीर्ष भाग जो है वो अपर्दन से अप्रभावित रहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, सरिता या रवि नदी जो है उसकी घाटी अथवा निचला जो भाग है, निचला वक्र है, उसमें निम्न कटाव से नदी की जो घाटी है वो गहरी होती है। चौथी बात यह है कि उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती रहती है। रिलीफ जो है वो ऊंचा निरंतर उसमें वृद्धि होती है, अर्थात गहराई और ऊंचाई में डिफरेंस आता है। इस भाग में पांचवी बात यह है कि उत्थान लगभग शून्य रहता है और यह अवस्था जो है वो युवा अवस्था है। इस चित्र में जो है आपको पहले जो अवस्था उसमें युवा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये युवा अवस्था जो है इस सेकंड जो फेज़ है उसका पहली अवस्था है। इस चित्र में आप देखिए, इस चित्र में जो वक्र दिखाई दे रहा है उसमें आप देख सकते हैं पहला फेज़ के बाद में जो दूसरा फेज़ है उसमें, दूसरे फेज़ में पहला जो पार्ट है वो युवा अवस्था है। इस चित्र में आप देख सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों जिसका जो तीसरा फेज़ है, तीसरा भाग जो है वो तीसरा भाग जो है वो वृद्धावस्था वाला भाग है। इस भाग में की समयावधि बच्चों सबसे पहली बात सबसे अधिक होती है, जिसमें अपर्दन चक्र की जो प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था दोनों शामिल है। इस चित्र में देखिए आप, इसमें प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था दोनों इसमें शामिल हैं। इसमें बच्चों अब इस जो तीसरा भाग है इसमें ऊपरी वक्र जो है उस पर भी अपर्दन प्रारंभ हो जाता है और जो कटक के जो पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपरी भाग पर भी अपर्दन होने लगता है, जिससे अब वो जल विभाजन या वाटर डिवाइडर जो है तेज़ी से कटने लगते हैं। अब बच्चों क्षैतिज अपर्दन जो है वो भी अब बढ़ जाता है। पहले जो है युवावस्था में सिर्फ और सिर्फ नदियाँ लंबवत अपर्दन कर रही थी, हॉरिजॉन्टल जो इरोजन है वही कर रही थी। अब नदियाँ जो है वर्टिकल इरोजन ही कर रही थी, अब नदियाँ हॉरिजॉन्टल इरोजन भी करने लगती है, अर्थात क्षैतिज अपर्दन भी करने लगती है। अर्थात नदी की घाटी जो है अब गहराई के साथ साथ अब चौड़ी भी होने लगती है। क्षैतिज अपर्दन की गति बढ़ने से बच्चों उच्चावच जो है वो भी प्रायः क्या होने लगते हैं, अब समाप्त होने लगते हैं। और ये देखिए इस चित्र में ऊपरी और निम्न वक्र जो हैं अब दोनों बराबर लगभग समान आ जाते हैं। और बच्चों अपर्दन जो है जैसे ये दोनों वक्र निकट आने लगते हैं अपर्दन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इरोजन नाउ एंड्स, लगभग समाप्त होने लगता है। और यही अवस्था जो है बच्चों जीर्णावस्था या वृद्धावस्था है। इसमें बच्चों अब जो है वो ढाल लगभग समाप्त हो जाता है और अंतर सरिता जो क्षेत्र होते हैं उसमें कहीं कहीं पर ऊंचे टीले रह जाते हैं जो अपर्दन से अप्रभावित होते हैं। इनको डेविस मॉर्टन ने मोनेड नॉक्स कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है बच्चों इस पर कि मोनेड नॉक्स क्या है, तो ध्यान रखिएगा। मोनेड नॉक्स डेविस के अपर्दन चक्र में का जो अंतिम स्थलाकृति है वो है जिसमें छोटे मोटे जो टीले हैं जो मैदानों में रह जाते हैं अपर्दन से अप्रभावित, वो हार्ड रॉक्स वाले पार्ट होते हैं बच्चों। और अंत में बच्चों डेविस का जो भौगोलिक चक्र है उसकी अंतिम जो स्थलाकृति है वो है पेनीप्लेन या समप्राय मैदान। बच्चों ये एक ऐसा मैदान है जिसको डेविस ने कहा आकृति विहीन मैदान, फीचरलेस प्लेन, एंड दैट फीचरलेस प्लेन इज कॉल्ड पेनीप्लेन। हिंदी में इसको कहते हैं समप्राय मैदान। तो बच्चों ये जो चरण है डेविस के अपर्दन चक्र का, इसकी विशेषताएं जो हैं वो एक बार पुनः सुन लीजिए आप। इसमें पहली विशेषता है क्षैतिज अपर्दन बहुत धीरे धीरे होता है। अपर्दन का प्रभाव दोनों वक्रों पर मिलता है। तीसरी बात, असमान अपर्दन के कारण उच्चावच जो है
रिलीफ है वो घटता जाता है। चौथा है ऊपरी भागों पर अपर्दन अधिक होता है किंतु निचली घाटियों का अपर्दन कम होता है। पांचवी बात, दोनों वक्रों पर अपर्दन होने से निरपेक्ष ऊंचाई अब कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये भी ध्यान दीजिएगा। और अंत में बच्चों दोनों वक्र, छठा विशेषता है, अंत में दोनों वक्र परस्पर मिलने की स्थिति में आ जाते हैं और अंतिम जो स्थलाकृति बनती है डेविस के अपर्दन चक्र की वो है पेनी प्लेन। और इस पेनी प्लेन में जो अनअपर्दित जो रॉक्स रहती हैं, जो टीले रहते हैं, उनको उन्होंने मोनेडनॉक्स कहा। तो बच्चों ये डेविस का जो अपर्दन है चक्र है उसके बारे में आज हमने बात करी। डेविस का अपर्दन चक्र बच्चों बहुत सरल है, बहुत इजी टू ग्रैप है और एप्लीकेबल भी है, व्यवहार्य भी है। बच्चों डेविस ने स्थल रूपों के क्रमिक विकास के लिए जो नामावलियाँ जो उपयोग मिली, जैसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, वो स्पष्ट सहज उपयोगी हैं। बच्चों डेविस ने सिद्धांत को बहुत ही आकर्षक और रोचक शैली में प्रस्तुत किया। और डेविस का जो सिद्धांत है बच्चों वो तत्कालीन प्रचलित विचारधारा के अनुरूप था और उसकी विकासीय संकल्पना जो थी, इवोल्यूशनरी जो कंसेप्ट था, उस युग में प्रचलित जैविकीय विकास की जो संकल्पना है उसके अनुरूप ही था, जिसको चार्ल्स डार्विन का जैविकीय विकास भी कहा गया है। तो बच्चों ये डेविस के अपर्दन चक्र जो है उसकी का मूल्यांकन था। तो अंत में उम्मीद है कि डेविस के अपर्दन चक्र जो है आपके लिए बहुत ही सुग्राह्य और सरल होगा। धन्यवाद, थैंक यू।